स्वागत है विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शीरीन खान और आज मैं एनसीईआरटी कक्षा 7 की पुस्तक ध्रुवा भाग 2 का पाठ 7 पुस्तकें जो अमर हैं पढ़ाने वाली हूँ। विद्यार्थियों, अगर आपको जानना है कि बीते कल में क्या क्या घटनाएं हुई एवं किस देश या शहर में, तो आप किस तरह जान पाएंगे। हाँ, आप रेडियो या टेलीविज़न या अखबार से ये जान सकते हैं, परंतु आपको ये जानना हो कि वर्षों पहले क्या हुआ था, तब आप क्या करेंगे। तब आप पुरानी किताबों को पढ़कर देखेंगे कि हमारे अतीत में क्या कुछ गुजरा है। आज हम आसानी से मोबाइल से सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। ये सूचनाएं मोबाइल में मनुष्य द्वारा ही एकत्रित की गई हैं। हमारे अतीत की कई गाथाएं हमें किताबों से ही प्राप्त हुई हैं। मोबाइल एक अच्छा साधन है, हमारा सहयोगी भी है, मगर पुस्तकों से इसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। किसी के द्वारा सुनी गई बातों से हम सीखते हैं, परंतु उसमें उस व्यक्ति की सोच शामिल होती है जिससे हम भी उसके जैसा सोचने लगते हैं। परंतु पुस्तकें हमें हमारे विचारों को प्रकट करने का अवसर देती हैं। पुस्तकों से हमारे दृष्टिकोण सबके सामने आते हैं। पुस्तकें हमारी कल्पनाओं के द्वार खोल देती हैं। किताबों को पढ़ने का असर हमारे व्यवहार और जीवन शैली पर पड़ता है। विद्यार्थियों, पाठ को शुरू करने से पहले आज हम किताबों पर आधारित एक प्यारी सी कविता सुनेंगे, जिसके कवि सफदर हाशमी जी हैं। किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। विद्यार्थियों, पसंद आई ना आपको ये कविता। पुस्तकें भी हमसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं, हमें उनको पढ़कर उनकी बातें समझना चाहिए। आइए बच्चों, जानते हैं इन्हीं पुस्तकों पर आधारित कहानी। इस कहानी के लेखक हैं मनोज दास जी। अनुवाद किया है बालक राम नागर जी ने। कहानी इस प्रकार है। कोई 2000 वर्ष हुए सी होंगती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराज़गी थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वो उन्हें सुनते क्यों हैं। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे चाहे इतिहास की हों या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का कहीं गुणगान किया गया है। कौन जाने ऐसे लेखक भी हों जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। सी होंगती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब है। उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे और चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए। कर चुकाती रहे, शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है। फिर क्या था, उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थीं जैसी आज होती हैं। तब छापे खाने तो थे नहीं, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे, यही पुस्तकें थीं। उन्हें छिपाकर रखना भी तो आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तक हाथ लगी उसकी होली जला दी। ये बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थीं, पत्थरों की जगह दीवार में चिन दी गईं। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तक देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई हैं, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गईं।
इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थीं, जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का ये एकमात्र उदाहरण नहीं है। 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री हेन त्सांग वहाँ अध्ययन करता था। एक रात सपने में उसने देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई हैं। ये सपना लगभग सच ही हो गया जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। इसमें अनेक देशों में जमा पांडुलिपियां थीं। अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहां जाते थे। ये अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी की दलील ये थी कि अगर इन अनगिनत ग्रंथों में वे नहीं लिखा है जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है, तो उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर ये पुस्तकें वही कहती हैं जो उसके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह रखा है, तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गईं, फिर से अपने पुराने या नए रूपों में प्रकट होती रहीं। ठीक भी है, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता, इन सब से मिलकर बनती हैं। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। 2री शताब्दी में डैनिश पादरी बेन जोसेफ आकिबा को उसकी पंडितपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया था। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य थे, कागज़ ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती हैं। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें ज़बानी याद रहती है। पुराने ज़माने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर, जिसका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियाँ थीं। कुछ चारण तो इससे चौगुना याद कर सकते थे। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही हैं, किंतु पुराने ज़माने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा, सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। ये भी सब जानते हैं कि बाइबल के अनेक दृष्टांतों, यूनानवासी इसके किस्सों, ग्रीम बंधुओं और डेनमार्क के हैंस एडरसन की गाथाओं के मूल भारत में ही हैं। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है, इसमें शक नहीं। विद्यार्थियों, इस पाठ में कुछ नए शब्द आए थे। जानते हैं इन शब्दों का अर्थ। शब्द हैं अजीब, जिसका अर्थ होता है अनोखा, अद्भुत। शब्द नाराज़गी, अर्थ गुस्सा या क्रोध। शब्द कर, जिसका अर्थ होता है लगान एवं टैक्स। शब्द पांडुलिपियाँ, जिसका अर्थ होता है पुस्तक की हस्तलिखित प्रीति। शब्द कृत्रिम, जिसका अर्थ होता है नकली या बनावटी। शब्द जमा, जिसका अर्थ होता है इकट्ठा। शब्द दूरदर्शिता, इसका अर्थ होता है आगे की सोचना। शब्द जुबानी, जिसका अर्थ होता है मौखिक। शब्द चारण, जिसका अर्थ होता है यशगान करने वाला समुदाय। अगला शब्द है अतीत, जिसका अर्थ होता है बीता हुआ समय। शब्द
शक, जिसका अर्थ है संदेह, शब्द अनगिनत, अर्थ जिसे गिना ना जा सके। विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ में आए अभ्यासी प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, सी होंगती के समय पुस्तकें कैसी बनाई जाती थीं? इसका उत्तर है, सी होंगती 2000 वर्ष पूर्व चीन का सम्राट था। उस समय छापे खाने नहीं थे, तो अक्षरों को लकड़ी के टुकड़ों पर खोदकर लिखा जाता था। यही उस समय की पुस्तकें हुआ करती थीं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताओ कि राजा को पुस्तकों से क्या खतरा था? उत्तर है, पुस्तकों में लिखे हुए ज्ञान पर राजा का ये संदेह था कि उसमें सम्राटों के बारे में बुरा भला कहा गया होगा, जिसे पढ़कर उसकी प्रजा विद्रोह कर सकती है। अगला प्रश्न है, बार बार नष्ट करने की कोशिश के बाद भी किताबें समाप्त नहीं हुई, क्यों? पुस्तकें मनुष्य के अनुभव, ज्ञान, चतुराई, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता का संगम है। पुस्तकें नष्ट करने के बाद भी मनुष्य के इन गुणों को समाप्त करना संभव नहीं है तथा ये मस्तिष्क में सदैव सुरक्षित रहती हैं। पुस्तकों का ज्ञान अमर होता है। अगला प्रश्न है, पुराने समय से ही अनेक व्यक्तियों ने पुस्तकों को नष्ट करने का प्रयास किया है। पाठ में से कोई 3 उदाहरण ढूंढकर लिखो। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे अवश्य लिखना है। अगला प्रश्न है, किताबों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? इसका उत्तर है, हमारी पुस्तकें हमें प्रिय हैं। उनको सुरक्षित रखने के लिए हम कवर का उपयोग करते हैं तथा उन्हें ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां वे पानी से बच सकें। सीडन होने पर किताबों को हम धूप में भी रखते हैं। विद्यार्थियों, और आप भी किताबों को किस किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं, सोचिए और लिखिए। अगला प्रश्न है, पुराने समय में किताबें कुछ लोगों तक सीमित थीं। तुम्हारे विचार से किस चीज़ के आविष्कार से पुस्तकें आम आदमी तक पहुंच सकीं? इसका उत्तर है, पुराने समय में मनुष्य अपने ज्ञान को ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र आदि में लिखा करता था। यही उनकी पुस्तकों का रूप था। ये आम आदमी की पहुंच से दूर थी, परंतु जब छापा खाने का आविष्कार हुआ तब पुस्तकें आम आदमी तक पहुंची। विद्यार्थियों, अब हम सही शब्द भरो भाग करेंगे, जिसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिन्हें दिए गए शब्दों की सहायता से भरना है। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है। अगला है, पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया गया। उसे किताबों सहित जमीन में दफना दिया गया। अगला है, कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। विद्यार्थियों, आप भी किसी पुस्तकालय या पत्रिका के सदस्य हैं तो उसका नाम और अब तक आपने जो भी पुस्तकें पढ़ी हैं उनके नाम याद करके उन किताबों से आपने क्या क्या सीखा और उनके अनुभव पुस्तक के नाम के साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य ही लिखें। इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार सम्राट ने डर कर पुस्तकों को नष्ट करना चाहा और नष्ट करके भी वे पुस्तकों का ज्ञान नष्ट नहीं कर पाया और अनेक व्यक्तियों ने इसी प्रकार का प्रयास भी किया, परंतु पुस्तकों को नष्ट करना असंभव है। पुस्तकें हमारी कल्पना शक्ति और वैचारिक क्षमता को बढ़ाती हैं। पुस्तकें हमारे एक अच्छे मित्र की तरह होती हैं जो हर समय हमें सही मार्ग दिखाती हैं और जिनकी मदद से हम सफलता तक पहुंचते हैं। पुस्तकें हमारे ना होने के बाद भी लोगों तक हमारे विचारों को पहुंचाती हैं। पुस्तकें हमारे अतीत में जो कुछ गुजरा है उसका प्रमाण है। पुस्तकों से दूरी हमारे विचारों का नष्ट होना है। इससे हमारी योग्यता में कमी भी आती है। सामाजिक दृष्टि से हम अपनी संस्कृति, समाज व साहित्य से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी अच्छी पुस्तक को थोड़ा पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। तो विद्यार्थियों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी को पढ़कर लगा कि डैनिश पादरी बेन जोसेफ ने सही कहा था कि कागज़ ही जलता है, शब्द उड़ जाते हैं, किताबें अमर रहती हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।